नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र कहानी संकलन के अंतर्गत हम बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का अध्ययन कर रहे थे, उसे पढ़ रहे थे। उसके 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं। तो एक बार जितना हमने पढ़ा उसका सारांश मैं आपको बता देती हूँ। वंशीधर हैं जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में उनकी ससुराल है। वो अपनी स्त्री को विदा कराने के लिए अपने ससुराल जाते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके वो बड़ी तेजी से घर आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें आज ही चलना है, क्योंकि उनका जो मित्र है नवल किशोर वो कलकत्ते से आ रहे हैं और दोनों एक ही ट्रेन से जाएंगे, एक ही गाड़ी से जाएंगे। मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे, ऐसा वो अपनी पत्नी से कहते हैं। उसके बाद विदा हो जाते हैं वहाँ से उनकी पत्नी जानकी देई। और जब वो गाड़ी में देखते हैं कि कोई भी नहीं आया, मतलब न उनका मित्र है न उसकी पत्नी है, वो उसे दिखाई ही नहीं देते हैं, तो वो अपनी पत्नी को तो जनाने डिब्बे में बिठा करके खुद दूसरे डिब्बे में बैठ जाते हैं। और धीरे धीरे करके इस प्रकार गाड़ी चलती जाती है। वो स्वदेशी के बारे में बात करते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया, मैं जो धोती पहन कर आया हूँ ये विदेशी पहन आया, और मेरे मित्र को तो स्वदेशी वस्तुएं पसंद है और वो नाहा कि मुझ पर गुस्सा होगा। गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उनके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। समय पर गाड़ी छूट जाती है और वो नवल के बारे में सोचते सोचते मिर्ज़ापुर उनकी गाड़ी पहुंच जाती है। अब शुरू होता है तीसरा अध्याय। मिर्ज़ापुर में उनको थोड़ी भूख लगती है और उनको पता भी लगता है कि इलाहाबाद पहुंचने में तो अभी समय है, और जल्दी वो घर से निकले थे। उनकी जो है पूजा ठीक से हो नहीं पाई थी, भोजन उन्होंने ठीक से किया नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म पर उतरे और हाथ मुंह सब धोए और वहीं से ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर के और उन्होंने भोजन कर लिया। जब भोजन कर रहे थे तो उन्हें अपनी पत्नी जानकी देई की याद आई। उन्होंने सोचा कुछ तो उससे भी पूछ ही लिया जाए, लेकिन उनको ये भी था कि स्त्रियां ऐसी होती हैं, वो रेल का खाना पसंद भी नहीं करती हैं, पता नहीं वो खाएगी या नहीं खाएगी। उन्होंने पूछा तो वही हुआ, उनकी पत्नी ने मना कर दिया और वंशीधर लौटकर वापस अपने डिब्बे में आकर बैठ गए। वंशीधर देख रहे थे कि जो भी डिब्बे में बैठे हुए थे वो अधिक सभ्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी हुई थी। और वो कैसे उन्हें पता लगा भले घर की है, क्योंकि बातचीत तो हुई नहीं थी, लेकिन वो क्या है, बेचारी सिर से पैर तक उसने ओढ़ रखा था, सिर झुकाए बैठी थी, घूंघट निकाल रखा था और वो ऐसी बनी हुई थी। वंशीधर ने सोचा कि इसके साथ जो भद्र पुरुष है, अगर वो भी आएगा तो उससे बातचीत करके मैं अपना ये समय बिता दूंगा। 1-2 करके घंटी बजती है और गाड़ी छूटने लगती है तो स्त्री अचानक चिल्लाती है, बोलती है और कांप सी जाती है। गाड़ी अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसका पति तो आया ही नहीं,
तो वो कहती है कि जो मेरा पति तो यहाँ आया ही नहीं। फिर जो ग्रामीण स्त्रियां और वहाँ बैठी हुई थी वो अपनी वहीं की भाषा में, लोक भाषा में आपस में वार्तालाप करती हैं। बेसिर पैर की बातें होती हैं और वंशीधर उन बातों से ऊब जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि तुम जो हो इस भली स्त्री को यूं ही डरा रही हो सकता है कि इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहीं पहुंच जाएंगे। और वो कहता है मैं इलाहाबाद ही जा रहा हूं, तो मेरे संग मेरी पत्नी भी है, मेरी स्त्री है, मेरी घरवाली है। मैं उसे दूसरी गाड़ी जब तक आएगी तब तक मैं स्टेशन पर इसको अपने साथ ही बिठा लूंगा। इनको इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। वंशीधर की इस प्रकार की जब बातें हुई तो एक स्त्री उनमें से बोली कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई और वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाते हैं कि, और वो मनी मन ये भी सोचते हैं कि यदि तार में कोई खबर नहीं आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और उससे भी अगर कोई नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा। इस प्रकार वो बड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। एक स्त्री तो कहती है भाई इनको टिकट दिला करके बिठा देना। एक आदमी जो ज़्यादा होशियारी दिखा रहा था वो कहता है ऐसा ना हो कि रात को कहीं वंशीधर इनके जेवर लेकर रफू चक्कर ही हो जाए। और एक लाठी लेकर बैठा हुआ था वो तो यहाँ तक कह देता है कि बाबूजी हमारा भी साझा है उन गहनों में। इस प्रकार की बातें वहाँ चलती रहती हैं। ऐसी बातें सुनकर वंशीधर क्रोध से लाल हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और खूब धमकाते हैं। अब चौथा अध्याय शुरू होता है जो इस कहानी का आखिरी अध्याय है। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार ले। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप वो जानकी को उतारने गए। उन्हीं के डिब्बे में एक स्त्री भी बैठी हुई थी, एक वृद्ध स्त्री, तो उसको भी उन्होंने उतार दिया और वो जो भली स्त्री थी वो भी उतर गई और उस बुढ़िया को उन्होंने उसके पास बिठा दिया और अपनी पत्नी को लेने चले गए और उन्होंने जानकी से सारी बातें कह दी। जानकी ने तो कहा कि क्या था, ऐसे ही बखेड़े में पड़ गए आप बेकार के चक्करों में। वंशीधर लेकिन नहीं माने। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास चले गए। वंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था वो भी किसी बहाने से चली गई। वो वहां नहीं रही, वो चली गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार तो आया ही नहीं। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी कि कोई तार नहीं आया तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। बड़ी कशमकश की उनकी स्थिति हो गई कि अब क्या करूं, इस स्त्री को यहाँ छोड़ करके भी नहीं जा सकता, इसे लेके भी नहीं जा सकता और मेरा जाना भी जरूरी है। टिकट का भी चक्कर होगा क्योंकि वह स्त्री तो बेटिकट है। लेकिन जब वो लौट कर आते हैं तो देखते हैं कोई भी वहां नहीं था। वो सोचते हैं अरे कहाँ चली गई ये सब। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर वंशीधर घबरा गए। उन्होंने सोचा पता नहीं किस मुहूर्त में मैं घर से निकला था, एक के बाद एक परेशानी और आफत में मैं फंसता ही चला जा रहा हूं। इतने में ही अपने सामने उस दुलाई वाली को आते हुए देखा। ये दुलाई वाली वही स्त्री थी जो उनके डिब्बे में उनके पास बैठी हुई थी। वो कहती है तू उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, ये तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, तुम तो हो ही ऐसे। मालूम होता है ये तुम्हारी बहू ही थी।
वो कहते हैं कि तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से बैठे? तो नवल किशोर कहता है कि मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से ही तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं बेंच पर बैठे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में भी लग गए थे, तो भी मैं तुम्हारे पास से निकल के गया पर तुमने देखा नहीं। अब उन्होंने फिर सोचा कि चलो तुम्हें थोड़ा तुम्हारे साथ हंसी ठटक्का कर लिया जाता है। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गए और दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से वार्तालाप होने लगा। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार ही रेल से आ रही थी, वो तो बहुत परेशान हो गई। उसने क्या बिगाड़ा था? तुमने उसको क्यों बेकार में रुलाया? वो तो बहुत डर गई थी, भयभीत हो गई थी। नवल किशोर कहते, तो इसमें क्या है, हम दोनों भी तो गाड़ी में थे। इस तरह दोनों में बातचीत होती है और दोनों गाड़ी के पास आ जाते हैं। दोनों मित्र वधुएं भी खूब हंस रही थी आपस में। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन दोनों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। इसके बाद दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजकोषी घर पहुंचते हैं और इस प्रकार कहानी खत्म हो जाती है। ये थी कहानी दुलाई वाली। कहानी के बारे में अगर हम कहें तो कहानी सीधी सरल है, घटना प्रधान है। लेकिन वो जो समय था, उस समय इससे अच्छी कहानी लिखने की हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। और लोक शैली का, लोक भाषा का प्रयोग भी इसमें कर दिया गया। अंत जो है वो बड़ा ही रोचक बना दिया गया है। हाँ, अगर हम आज की कहानी के परिदृश्य में इसे देखेंगे तो इसमें हम वो बातें नहीं पाएंगे जिन तथ्यों को लेकर आज की कहानी को सफल और असफल कहा जाता है। लेकिन फिर भी इस कहानी का अपना महत्व है और यह हिंदी की आरंभिक कहानियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ इसमें जो पात्र हैं, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। वंशीधर और नवल किशोर ये दोनों मित्र हैं। वंशीधर की पत्नी का नाम जानकी देई है। वंशीधर की साली का नाम सीता है। वंशीधर के एक साला है और उनके ससुर नहीं है। और काशी के दशाश्वमेध घाट से यह कहानी शुरू होती है। तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। नवागत, व्यग्रता, उर्दू के भी शब्द हैं। कालिब, असबाब, नाहक, इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने बंग महिला, जिसका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष, उसकी दुलाई वाली कहानी का हमने अध्ययन किया।